नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक का लगभग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज उससे आगे का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें कि कौन से विटामिन से कौन से डिजीज होते हैं, वो सारा कुछ आपको इस आज के क्लास में देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। ये हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दो नैतिक आचरण है वो क्या होनी चाहिए। तो मतलब कि उसका जो नैतिक आचरण होनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों का ड्यूटी लगेंगे, आप जॉब पे जाइएगा, बहुत जल्द आप लोग जॉब करने जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को जो पेशेंट आएंगे, जो भी रोगी आएंगे, उसके प्रति आपका क्या भावना होनी चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, सबके प्रति आपका समान भाव और विचार से जो विचार से है उसमें मतलब कि बिना भेदभाव के उसे देख रेख या देखना चाहिए। ये नहीं कि आपका सगे संबंधित आ रहे हैं तो उसके अच्छे से हम बिहेवियर करें उसके साथ, और जो हमारे जो रिलेटिव नहीं है उनके साथ अच्छे जो व्यवहार है वो न करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबके साथ समान भाव विचार से बिना भेदभाव के देखें। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज का हम लोगों का क्वेश्चन है इससे आगे का। कह रहा है क्वेश्चन कि हड्डी के विकास के लिए आवश्यक है, मतलब कि किस चीज़ों से हड्डी का विकास होता है और हड्डी के लिए कौन से पोषक तत्व जरूरी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको कह रहे हैं कि निश्चित ही आपको क्लास से फ़ायदा होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी वे में बताते चल रहे हैं आप सबको। तो ज़रूर आपका इस टॉपिक का अभी एक ही क्लास हुए हैं, तो धड़ाधड़ जो कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, एएनएम वाले, जीएनएम जो भी है कैंडिडेट, वो आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पर कांटेक्ट करके 7050872996 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। डेली आपको क्लासेज मिलते हैं, नोट्स भी मिलते हैं। जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं सारे टॉपिक का नोट्स मिल जाएंगे एक साथ। साथ ही आपको क्लासेज चलते रहते हैं, और जिस दिन थ्योरी का क्लास होता है उसका थ्योरी अलग से मिलता है आप लोगों को। तो ज़रूर जो कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिसको इस साल जॉब लेना है, जिसको ज़रूरत है जॉब का, वो सारे कैंडिडेट क्लास में जुड़ जाइएगा। बहुत ही कम फी में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हुए पढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं, आपको सारा कुछ समझाते हुए। तो कह रहा है कि हड्डी के विकास के लिए आवश्यक है, कौन सा विटामिन आवश्यक है, इसमें यहाँ पर दिया गया है विटामिन बी, विटामिन बी दिया है, आयोडीन दिया है, कैल्शियम दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे दांत के लिए और हड्डी के लिए, दोनों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है कि हड्डी का विकास होता है, क्योंकि हड्डी जो बने होते हैं ना, वो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बने रहते हैं। तो मतलब कि कैल्शियम उसके विकास के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हड्डी के विकास के लिए वही अगर दांत दे दिया रहेगा और दोनों में से कोई भी है तो उसके विकास के लिए क्या ज़रूरत है, तो कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब कहीं आपको चोट लगता है तो डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन डी की गोली ज़रूर लिखते हैं। तो कैल्शियम इसलिए लिखते हैं कि आपकी हड्डी क्या हो, मजबूत हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन है दूसरे डिजीज को लेकर, घेंघा रोग के बारे में। इसको घेंघा भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखते होंगे कि ऐसे भी लिखा रहता है, घेंघा रोग की कमी से क्या होता है, मतलब कमी से होता है, क्या होता है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा घेंघा रोग की कमी से होता है, मतलब कि किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। जैसे दिया है सोडियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, उसके बाद क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट। तो ये क्या होते हैं, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है, और दांत या हड्डी में जो कमजोरियाँ या उसमें उसके आवश्यक के लिए क्या होता है, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। उससे आगे है
लगभग इसमें सारा विटामिन से होने वाले रोग के बारे में हम लोग आज ही देख लेंगे। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा रोग भारत से उन्मूलन हो चुका है। इस तरीके से बहुत सारा है। विटामिन सी के से कमी से क्या होते हैं ये भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं, बी की कमी से कौन से रोग होते हैं, ये सारे कुछ हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए जो कैंडिडेट अभी तक क्लास भी नहीं ज्वाइन किया है वो सारे कैंडिडेट क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रामीण समुदाय की प्रथम स्वास्थ्य इकाई कौन सा है। जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण समुदाय है, जो ग्रामीण कम्युनिटी है, वहाँ पर जो प्रथम स्वास्थ्य की इकाई माना जाता है वो क्या होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य उपकेंद्र। तो ग्रामीण परिवेश में जो प्रथम स्वास्थ्य का इकाई होती है वो क्या होता है, तो स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है। क्या होता है, स्वास्थ्य उपकेंद्र ग्रामीण समुदाय की प्रथम स्वास्थ्य इकाई होती है। ठीक है, सामुदायिक केंद्र तो कितना आपको हम बताए थे कि पिछले क्लास में, इसलिए कहते हैं कि पिछला क्लास से जुड़ा हुआ आता है। मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलाकर कितने सारे मिलाकर होता है ये भी हम लोग आगे का क्वेश्चन है, वहाँ पर वो भी डिटेल्स में बताएंगे। तब जाके एक सामुदायिक केंद्र बनता है जिसको CSC सेंटर कहते हैं, जो कि 1 लाख की आबादी और लगभग 100 गाँव के एवरेज पर बनते हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिटेल्स में चर्चा कर चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरीज, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छा, इसको पढ़ने में भी आप लोगों का लगेगा और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते भी है। सेकेंड मोस्ट पूछे जाने वाला टॉपिक है। जैसे मिडवाइफरी से सबसे ज़्यादा आते हैं, उसके बाद इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि मरीज को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रेफर कर भेजना चाहिए। कह रहा है कि मरीज को महिला स्वास्थ्यकर्ता, जब आप लोग जॉब पे जाइएगा तो मरीज को आप लोग रेफर कर कहाँ भेजना चाहिएगा, मतलब कहाँ भेजना चाहिए, मतलब कि जिला अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, या इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ पर भेजना चाहिए, तो मरीज को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रेफर कर भेजना चाहिए। कहाँ पर, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, PSC सेंटर में। अगर वहाँ से रेफर करना होता है तब वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC सेंटर में भेजते हैं। पहले आपको कहाँ पे भेजना है, PSC सेंटर, मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको PHC हम लोग पढ़ते थे। इसको क्या कहते हैं, सामुदायिक CHC। ठीक है, ये 1 लाख आबादी में बनता है। ये 25 से 20 से 30 के बीच में बनते थे, हम लोग देखे थे वहाँ पर पिछले क्लास में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि कौन सा रोग भारत से उन्मूलन हो चुका है। उन्मूलन मतलब क्या, समाप्त हो चुका है भारत से। तो जैसे क्या, बहुत ही कम केसेस देखने को मिलते हैं भारत में। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, खसरा, जिसको मेसल्स कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, जैसे पहले बहुत होती थी छोटी माता, क्षय रोग, TB, हैजा। तो ये कौन सा रोग भारत से उन्मूलन हुआ है, तो छोटी माता है। ये मतलब कि भारत में ही इसका विकास भी हुआ था, यहीं से उत्पन्न भी हुआ था, और अब जाकर भारत क्या हो गया है, इससे उन्मूलन हो चुका है, मतलब इससे मुक्त हो चुका है। और 14 और 15 के बीच में, 2014 और 15 के आसपास में किसी बुक में 14 दिया रहता है, कहीं कहीं 15 दिया रहता है, कि हम लोग पोलियो से भी रहित हो चुके हैं। पोलियो भी हमारे देश में अब बहुत ही कम केसेस देखने को मिलते हैं, और ये WHO ने घोषित किया है। ये मतलब कि कौन घोषित करता है, तो WHO के द्वारा ये सारा कुछ बताया जाता है। तो WHO के बारे में हमने बताए थे कि इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है, और इसके बाद हमने इसके बारे में और भी डिटेल्स में जाने भी थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि इनमें से कौन सा जलजन्य रोग है, मतलब कि वाटर बॉर्न है, मतलब कि जल से होने वाला रोग इसमें से कौन सा है, मतलब जल जनित कह सकते हैं या जलजन्य रोग जिसको माना जाता है, जैसे कि मोनेंजाइटिस, टाइफाइड दिया है दूसरा ऑप्शन। तीसरा है डायबिटीज़, डायबिटीज़ को जल से तो कोई मतलब है नहीं। हाँ, टाइफाइड जरूर होता है जल की गंदी जल के पीने से। आप लोगों को देखते होंगे कि अक्सर नई जब सिटी में आप लोग शिफ्ट होते हैं, नई जगह पर जाते हैं, वहाँ पर अगर पानी आपको सूट नहीं करता है या गंदे पानी का आप सेवन करते हैं तो बुखार धीरे धीरे क्या टाइफाइड का रूप ले लेता है, मतलब कि टाइफाइड बुखार हो जाता है। ठीक ना, तो ये मतलब कि गंदा जल भी लिखा रहेगा कि गंदा जल से होने वाला रोग क्या है, या ऐसा लिखा रहेगा कि जलजन्य रोग कौन है, वाटर बॉर्न रोग कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे, आप उसको मूल फैक्ट को पकड़िए, और ये हम आपको बताते हुए चल रहे हैं क्योंकि बीटीएससी में कुछ अभ्यर्थी को इसी में दिक्कत हुआ था, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि अब आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आपको नहीं आता है, आपको सारा टाइप से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा के पूछ देता है, तो वो आपको आते होना चाहिए, और हम आपको बताते हुए चलते हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं कि हमसे क्लास करना आपको कितना ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। अगला हम लोग चलते हैं, जो अभी क्लास ज्वाइन कर लिया है उन सबको तो रिजल्ट अच्छा से पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा। अगला है कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन सी, डी, ए या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी कमी से होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, जिसको रतौंधी कहते हैं। तो ये किसकी कमी से होते हैं, तो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए, विटामिन ए को एक और नाम होता है, क्या होता है, तो रेटिनॉल क्या कहा जाता है, जैसे केमिकल नेम सब होता है ना, इसी तरीके से इसका नाम एक और है क्या, रेटिनॉल। तो आप लोग अगर रेटिनॉल लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, लेकिन इतना डेप्थ में जाकर नहीं पूछेगा। हाँ, अगर पूछ देगा तो आप लोग को आते होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो गाजर में। किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको अगर विटामिन लेना है, विटामिन ए का सेवन करना है, विटामिन ए की आवश्यकता है, तो गाजर का सेवन करिए। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो मछली के यकृत, पनीर, अंडा, ये सब भी विटामिन ए का अच्छे स्रोत है। क्या क्या, तो मछली का जो यकृत है, लीवर, उसके बाद पनीर, अंडा, इन सब में भी विटामिन ए पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इतना खोल के, इतना डेप्थ में जाकर कोई आपको नहीं बताएगा इतना एक्सप्लेन करके, जितना हम एक्सप्लेन के साथ बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आप कैसे भी स्टूडेंट है आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आसानी से उसको याद रख सके। एग्ज़ाम, कम से कम तो आपको एग्ज़ाम तक तो याद रखना ही है, भले पूरे जीवन भर नहीं याद रखे, लेकिन एग्ज़ाम पास होने के लिए एग्ज़ाम टाइम तक तो याद रखना पड़ेगा सारे चीज़। तो इसीलिए इतने अच्छे से हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। और जो सब अभी क्लास ज्वाइन करिएगा उसको रिवीजन क्लास में भी पकड़ा जाइएगा, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा जैसे हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि अभी आप लोगों को क्लास में ज्वाइन हो जाना चाहिए, जल्दी आप लोगों की बहाली को लेकर अपडेट मिलने वाले हैं। अगला है कि इनमें से कौन सी अस्थाई विधि है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा मिसिंग है कि जैसे कि प्रजनन की भी रह सकता है कि प्रजनन की अस्थाई विधि क्या है, फर्टिलाइजेशन की जो अस्थाई विधि है वो क्या है, मतलब कि प्रजनन कह सकते हैं कि इसमें कौन सी अस्थाई विधि है, MTP, नसबंदी, कॉपर टी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या सबसे अस्थाई विधि है, ऑप्शन से आप लोग बता सकते हैं, तो क्या होगा, नसबंदी क्या है, सबसे अस्थाई विधि है, क्योंकि नसबंदी हो जाने पर जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होती है, ठीक है। इन सब कॉपर टी,
MTP, ये सब अस्थाई विधि नहीं है। ये इन सब से कुछ दिन ही रुक सकते हैं, लेकिन नसबंदी क्या है, अस्थाई विधि है। ठीक है, प्रेगनेंसी का रोकने का अस्थाई विधि है। अगला है कि ग्रामीण समुदाय के अपेक्षा शहरी समुदाय में मिलता है, क्या मिलता है? कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय के तुलना में शहरी समुदाय में मिलता है, क्या मिलता है? पड़ोसीपन का अभाव होता है, या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के को जवाब रिस्पांस कम मिलता है, या काम करने में कठिनाई होती है, या समय ज़्यादा नष्ट होता है। तो ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा शहरी समुदाय में, शहरी परिवेश में क्या होता है, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जवाब रिस्पांस कम मिलता है। मतलब कि शहर के अपेक्षा ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जवाब, जो रिस्पांस है, वो कम मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सिटी, बड़े डेवलप सिटी में वो सारे कुछ जल्दी मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारा फैसिलिटीज सारे कुछ उपलब्ध रहते हैं। इन सब कारणों से शहर में जल्द मिल जाते हैं रिस्पांस, और ग्रामीण परिवेश में थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि बाल विवाह संशोधन अधिनियम के तहत, मतलब बाल विवाह संशोधन अधिनियम के तहत क्या, कितना उम्र सीमा किया गया है बॉयज़ का, और कितना किया गया है गर्ल्स का? तो हाल ही में इसको चेंजेज किया गया है, लेकिन हम लोग जो इसमें दिया है उसके अनुसार हम लोग जानेंगे। बाल विवाह संशोधन अधिनियम के तहत लड़के का उम्र कितना किया गया है? तो 21 वर्ष किया गया। लड़की की उम्र कितना किया गया? तो 18 वर्ष। इससे कम उम्र का है तो वो नाबालिग में आते हैं, तो मतलब कि वो बाल विवाह में उसके जो कानून के विरुद्ध जाते हैं। मतलब कि एक सीमा तय किया गया है, जो कि कम, मतलब इस उम्र में, इस उम्र तक जाने पर इसके बाद शादी हो सकते हैं। उससे कम उम्र में कानूनन अपराध होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधित विकार उत्पन्न होती है। इसलिए सरकार ने ये नियम लगाया है, क्योंकि पहले किसी भी एज में, बच्चे एज में भी बहुत सारे जो ग्रामीण परिवेश थे वहाँ पर शादियाँ हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि दंपत्ति सर्वेक्षण आवश्यक है। दंपत्ति सर्वेक्षण आवश्यक है क्या? जनगणना के लिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए, इंदिरा आवास के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो दंपत्ति सर्वेक्षण किसके लिए किया जाता है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए ही दंपत्ति मतलब पति पत्नी वाला जो सर्वेक्षण है वो किए जाते हैं। किसके लिए, किस उद्देश्य, किस आवश्यकता के लिए? तो दंपत्ति सर्वेक्षण आवश्यक है परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम आप लोग भली भांति जानते होंगे। ठीक है, उसको डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? संप्रेषण को प्रभावित करने वाला इनमें से कारक कौन से है? अस्पष्ट संदेश, आपको बता देते हैं, दिया गया है कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक अस्पष्ट संदेश, या बहरापन, पागलपन, आकर्षक एवं रुचिकर संदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है क्या? बहरापन और पागलपन। क्या है? बहरापन और पागलपन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि ग्रामीण समुदाय क्या कर रहा है कि ग्रामीण समुदाय में शंका समाधान के लिए उत्तम विधि क्या है? कोई चीज़ का शंका हो जाता है ना, तो मतलब वो चीज़ें जल्दी फैल जाते हैं ग्रामीण समुदाय में। तो वही कह रहा है कि उसके समाधान के लिए, जैसे कोरोना काल में ही बहुत सारे शंकाएँ होते हैं कि ये इसको मतलब कि होने से कि यहाँ पे पूरा सारे चीज़ें मतलब कि उसको फैल जाते हैं, या इसको बाहर ही कर दो। लेकिन ये सब नहीं था, मतलब कि ये सब थोड़ा सा शंका था, जिसमें कि उसमें गाइडलाइंस आए थे कि 30 मीटर की दूरी पर 30 मतलब 3 फीट की दूरी बनाकर रखने के लिए बोला गया था। मतलब कि और जो कोरोना वेरिएंट हो जाते थे उससे क्या होते थे
कि मतलब कि उससे क्वारंटाइन करके अलग कर दिया जाता था। लेकिन कुछ जो परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में कुछ और चीज़ों को लेकर भी शंकाएँ हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय में शंका समाधान के लिए उत्तम विधि क्या माना जाता है? व्याख्यापन, सामूहिक वार्ता करनी चाहिए, कार्यशाला या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा विधि क्या होगा? अगर शंका कोई चीज़ का शंका फैला है तो उसके लिए सामूहिक वार्ता करनी होगी और सामूहिक लोगों को बताना होगा कि नहीं, ये सिर्फ भ्रम है, एक शंका है, ये नहीं है, जो रियलिटी है वो बताना होगा। ठीक है, तो ग्रामीण समुदाय में शंका समाधान के लिए उत्तम विधि है सामूहिक वार्ता। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जन समुदाय के लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम क्या है? कह रहा है कि जन समुदाय के लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम क्या है? दवा वितरण करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो जन समुदाय के लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम है क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा देना। क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा देना जन समुदाय के व्यवहार में बदलाव के लिए क्या है? उत्तम है, सबसे उत्तम है, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा रहेगा तभी वो मतलब कि सारे इन सब चीज़ों का दवा वितरण करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर स्वास्थ्य शिक्षा है डेवलप तो वहाँ पर दवा की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होंगे, टीकाकरण भी ज़्यादा उसकी आवश्यकता न पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा या प्रचार प्रसार, गृह भेंट या सर्वेक्षण। तो सामुदायिक स्वास्थ्य के देखभाल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है वो क्या है? तो गृह भेंट है। क्या है? गृह भेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि चिकित्सीय अपशिष्ट के विसर्जन के लिए उत्तम विधि क्या है? चिकित्सीय अपशिष्ट जैसे क्या? सुई देने के बाद निडल बच जाता है, उसके प्लास्टिक जो कवर है वो बच जाते हैं। तो उन सब अपशिष्ट को, जो चिकित्सीय अपशिष्ट है, उसका विसर्जन करने के लिए उत्तम विधि क्या है? डंपिंग कर देना, जलाना या कंपोजिंग कर देना या नदी में फेंकना। नदी में तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उनमें केमिकल चीज़ें मिली हुई रहती है, क्योंकि उससे जलीय जंतु को हानि पहुंच सकती है। डंपिंग भी नहीं करना चाहिए। तो उसका सबसे उत्तम विधि है उसको जला देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? तो जला देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है कि स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? क्या कह रहा है? तो स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? इसमें दिया है कि 1 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में, या 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में, 1 जनवरी से 7 जनवरी, 3 मार्च से 8 मार्च के बीच में। तो ये स्तनपान सप्ताह जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। और ये स्तनपान के बारे में हम लोग कल डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन इसको और डिटेल्स में बताते हुए आगे बढ़ेंगे। वो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारे कैंडिडेट ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा। निश्चित ही आपको क्लास से फ़ायदा होंगे, आपकी तैयारी बेहतर होंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट बनेंगे, ना कि रिजल्ट आप लोग मेरिट लिस्ट तक पहुंचिएगा और सिलेक्शन ले पाइएगा। तो ज़रूर आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। बहुत जल्द आप लोगों को बहाली के अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू। और जो इसके बाद यदि हम बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट NRTS में लॉगिन के लिए बोल रहे थे। तो NRTS में जो भी कैंडिडेट अभी तक लॉगिन नहीं किए हैं वो लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके लॉगिन के लेकर जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।